कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ नारनौंद विधानसभा के बुढ़ाना गांव में मैं पहुंच गया हूं और इस गांव में मैं जाऊंगा। इस गांव में जाने का मकसद भी हमारा इसलिए भी है क्योंकि नारनौंद विधानसभा का सबसे अधिक जो मतदाता हैं इसी गांव के हैं और इस गांव में जाकर किसानों से हम बातचीत करेंगे। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं नारनौंद विधानसभा में हूं और बुढ़ाना ये गांव है और इस गांव के बारे में आपको हम बता दें कि सबसे ज़्यादा जाट वोटर जो है नारनौंद में इसी गांव में है। किसान भाई अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं तो हम भी बात करेंगे क्योंकि हमारे खास प्रोग्राम का नाम ही है जीत का फैक्टर, किसान का ट्रैक्टर। तो किसान भाई बताएंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो जीत का फैक्टर है उनका ट्रैक्टर कितना कारगर साबित होगा। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदर है जी और मैं गांव बुढ़ाना का रहने वाला एक किसान हूं और हम अपने खेतों में जा रहे हैं अपने खेत में कार्य करने के लिए, जैसे धान का घास पाड़ना है, पशुओं के लिए चारा लेना है। और इस बार जो हमारे हरियाणा में चुनाव हो रहा है, सरकार ने हमारे साथ बहुत ज्यादती करी है। हम अपना वोट बदलाव के लिए देंगे। अगर वो आने वाली सरकार ने भी हमारे साथ फिर ज्यादती करी, उसके लिए भी हम बदलाव का आगे फैक्टर तैयार है। तो हम किसानों के साथ सरकार ने बहुत ज्यादती करी। अभी कल ही हमारी उचाना में महापंचायत थी, सरकारी तंत्र ने टेंट वालों को धमकाया और लाउड स्पीकर न लेने दिए। हमारी जहां पंचायत होनी थी वहां पर इन्होंने मुर्गियों की बीट डाल दी। दिल्ली में हमारी महापंचायत होनी थी रामलीला ग्राउंड में, वहां सीवर का पानी डाल दिया। मतलब अत्याचार पे अत्याचार। किसान आंदोलन चला, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, कोई मुआवजा नहीं। मान लिया विपक्ष के नेता ने हमारे लिए 2 मिनट मौन व्रत भी करना चाहा तो सरकारी तंत्र ने, सरकारी के एमपीओ ने हमारा मजाक उड़ाया। हम देश के अन्नदाता हैं, हमारे बच्चे मोस्टली हमारे किसान मजदूर के बच्चे फौज में हैं और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे बच्चे 20-20 गोलियां छाती में खा करके देश के तिरंगे में लिपट कर शहीद होकर आते हैं हमारे किसान के बेटे। खाद, दवाइयां, बीज हमें सब नकली मिल रही है। अभी खाद डीएपी का रेट पर ब्लैक हो गया है, स्टोकर ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है। सरकार सरकारी संस्थाओं में न भेजकर प्राइवेट व्यापारियों को दे रही है, उन्होंने अपने गोदाम ठोक लिए, इसलिए ब्लैक शुरू हो रहा है। पिछले 10 साल से हम ऐसे ही लूट रहे हैं। हमारी कृषि का लागत 3 गुना बढ़ गया। ये ट्रैक्टर है, ये पहले 5 लाख का आता था, 18% जीएसटी लगा दिया। ऐसे ही कृषि हो जाने पर अभी 90,000 तो इसी पे फालतू देना पड़ता है। डीजल इसका 100 रुपये के करीब हम लेते हैं, हमें कुछ नहीं बचता। हम मजदूरी करके भी छक लिए, हमारे को अब रोटी भी नहीं बच रही। हमारे से तो मजदूर जो दिहाड़ी करता है वो भी अच्छा है। हमारी किसान की इतनी बदतर हालत इस सरकार ने कर दी है। अच्छा, क्या क्या आप खेती बाड़ी आप करते हैं? अपने खेतों में क्या आप उपजाते हैं? क्या उसकी लागत आपको मिलती है या सीधे जो है कहाँ कैसे आप उसको बेचते हैं? लागत की बात मैं बताता हूँ। 2000 मैं 5 एकड़ की खेती करता हूँ, धान की और गेहूं की। 2014 में मेरा साल भर का पेस्टिसाइड का 14,000 में काम चल जाता था। अब मेरे को पिछली साल 42,000 में मेरा काम चला, मेरी लागत 3 गुना बढ़ गई। जबकि मेरी फसल का मूल्य 2014 में गेहूं का मूल्य 1450 था, अभी 2100, 1.5 गुना ही बढ़ा है। लागत 3 गुना बढ़ गई। मोदी सरकार 2,000 रुपये मतलब 3 किस्तों में 6,000 रुपये देती है। हमारे प्रति एकड़ किसान से 20,000 टैक्स ले लेती है। ये ऊंट को मुंह में जीरा दे रही है टैक्स। लेकिन सरकार तो ये भी कहती है ना कि किसानों के कर्जे माफ कर दिए गए, आपको बिजली फ्री दिया जा रहा है, पानी आपको समय पर दिया जा रहा है खेती के लिए। कोई पानी फ्री नहीं। अभी हमारी नहर आनी थी, 15 दिन बाद नहर आई हमारी। धान लगाने का जो कीमती समय था हमारा सारा निकल गया। ये तो परमात्मा की मेहर हुई। 15 अगस्त को बारिश हो गई है, आपको धान में हमारी नजर आ रही नहीं, यहाँ कुछ नहीं नजर आना था, खाली खेत आने थे। परमात्मा ने सुनी, इन सरकारों ने हमें पानी नहीं दिया और आने वाले टाइम में हम इनको बदल के छोड़ेंगे। किसान को इन्होंने हर तरह से शोषण किया। दुनिया में एक जिंदे जी नरक देखना है आपको तो किसान के घर में जन्म ले लो, टोटे में जन्म होगा उसका और टोटे में मर जाएगा। ऐसी जिंदगी बदहाल हमारी आज कर रखी है।
इस सरकारों ने देश आजाद होने के बाद किसी भी सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ शोषण की बातें, सारा बजट और धंधों में लगाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। हम 100 करोड़ देशवासियों का पेट भर 140 करोड़ देशवासियों का पेट भरते हैं। किसान के अंदर इतनी हिम्मत है। एक जमाना था अमेरिका से अनाज आता था, अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया। हरित क्रांति आई, हमने देश के गोदाम भर दिए। हमारी शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, नहीं इन्होंने जवान छोड़ा ना किसान छोड़ा, सबका शोषण किया इन्होंने। अच्छा, आपको हम एक बात बता दें कि जो किसान भाई हमसे बात कर रहे हैं, इन्होंने ये भारतीय सेना में भी थे, सालों इन्होंने सेना की नौकरी की। अब रिटायरमेंट के बाद ये गांव आए, अपने भाइयों के साथ अब खेती बाड़ी में लग गए हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी पहलू है कि इनका बेटा भी बता रहे थे कि प्राइवेट नौकरी करता है, छटनी हो गई, नौकरी चली गई, अब वो भी खेती किसानी में है। तो जय जवान जय किसान हमारे साथी हैं। परिवार में और कौन कौन है, बच्चों के साथ क्या हुआ, वो कैसे फिर से किसानी करने लगा? मेरी वाइफ है अनपढ़, पर मैंने मैट्रिक की है। मैं 17 साल 3 महीने का फौज में लगा था और 36 साल की एज में 18 साल फौज की नौकरी करके मैं रिटायर हो गया। मेरे एक बेटा एक बेटी है, बेटी की शादी कर दी, बेटे की भी शादी कर दी। बेटी एमए मैथ से की थी और बेटे ने बीटेक करी थी। कोरोना काल में उसकी जॉब चली गई, अभी इधर ही खेत में काम कर रहा है। बीटेक करके मेरा बेटा खेत में काम कर रहा है, रोजगार नाम की तो चीज ही नहीं रही। दूसरा, हमारे किसान के बेटे फौज में भर्ती होकर चले जाते थे। ये एक जवान को भी खत्म किया, अग्निवीर योजना ले आई। 4 साल की कोई नौकरी होती है, न उसको कोई मेडिकल सुविधा, न पेंशन। शहीद हो जाता है तो कोई उसके परिवार को संभालने वाला नहीं। एक वो 45 लाख का जो बीमा होता है वो, और कुछ एरियर देकर उसको घर को से उसका कोई मतलब नहीं। अरे तिरंगे में लपट के आता है। एक इस योजना से पहले जो जवान शहीद हो जाता था, अगर वो शहीद हो गया तो उसके सारे परिवार की गारंटी सरकार की थी। अब वो क्यों लड़ेगा 4 साल वाला? अब देखो ये कश्मीर में कितने जवान शहीद हुए, इसलिए हुए। वो क्यों छाती अड़ाएंगे? छाती जिसके परिवार की गारंटी सरकार लेगी वो अड़ाएगा। जिसने 4 साल की योजना है, उसने 4 साल टपाने हैं, वो तो क्यों वो काम सीखेगा? हमारी देश की सेना कमजोर होगी और आने वाले समय में। आप अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये भी है ना, कहा गया है कि परमानेंट कर दिया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्स में भी जगह उसमें दिया जाएगा, 10 लाख रुपए भी उसमें दिया जाएगा। सब इनके झूठे वादे, सब झूठे वादे, कुछ नहीं किया जाएगा। ये शुरू में योजना इन्होंने हमारे आर्मी की जर्नलों को अंधेरे में रख के ये योजना लॉन्च की, धक्के से लॉन्च की। आप आर्मी की यूनिट में जाओ, उन यूनिट के कमांडर कर्नल साहब को अपनी यूनिट को चलाना मुश्किल हो रहा है। यही हाल रहा ना, दुश्मन देश जैसे गोरी ने दबोचा था, हमारे को ऐसे दबोच देंगे, सेना इतनी कमजोर हो जाएगी। अच्छा, बेटा आपका बीटेक किया है, आप कह रहे हैं कोरोना में नौकरी चली गई आपके साथ, अब वो किसानी कर रहा है, लेकिन सरकार स्टार्टअप को भी तो बढ़ावा दे रही है। कुछ नहीं, कोई स्टार्टअप नहीं, सिर्फ इनके कागजों में स्टार्टअप है। सब कुछ कागजों में है। हमारी फसलें तक एमएसपी पर नहीं बिकती, हमारा हर जगह शोषण हो रहा है। हमारी कोई जिंदगी नहीं रही, जानवर जैसी जिंदगी बना दी इन्होंने हमारी 10 साल में। कुछ और किसान भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनका गुस्सा जो है सरकार पर है और रोजगार को भी लेकर के है कि कर्ज लेकर इन्होंने अपने बेटा को पढ़ाया, लेकिन बीटेक होने के बाद भी वो अब किसानी में है, धंधे में है। कुछ और किसान भाई, उनसे हम बात करेंगे। भाई आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आप किसान हैं, अन्नदाता हैं, न्यूज़ 24 के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। चुनाव है, आपका ट्रैक्टर किसका फैक्टर बनेगा? जी, हम तो बदलाव की ओर सरकार को बदलना चाहते हैं और बदल के ही रहेंगे। हमारा ट्रैक्टर बदलाव की ओर चल रहा है। जो हम जितना भी किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, हर एक आदमी मतलब वो हो लिया, थक लिया इस सरकार से, परेशान हो चुका है। कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं मिलती, ना मंडियों में फसल बिकती है, ना टाइम पे पैसा आता है, और ना ही टाइम पे खाद मिलता है, ना ही बीज मिलता है तो हर चीज़ ब्लैक पे। जैसे हम यूरिया लाते हैं, यूरिया का बैग ले ले तो उन्होंने बैग के साथ में दवाई नहीं लोगे तो आपको यूरिया का बैग नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो 100 रुपये बढ़ा के देंगे,
तो इस प्रकार से अब जैसे डीएपी बोना हमने गेहूं के अंदर, उसके अंदर भी ये कहेंगे या तो बीज लो गेहूं का साथ में, या कुछ और ये फर्टिलाइजर या दवाई वगैरह है वो दवाइयाँ लो, तब डीएपी मिलेगा। और गोडाउन भरे पड़े हैं स्टॉकेज के, तो जमींदार को टाइम पे और जायज़ पैसे में वो चीज़ नहीं मिलती जो वो खरीदना चाहता है, उसको ब्लैक पर मजबूरी में लेना पड़ता है। ब्लैक में आप ले रहे हैं तो इसकी शिकायत तो आपने जिलाधिकारी से या डिपार्टमेंट से आपने किया? नहीं, शिकायत भी की हमने और एक्शन भी हुआ है, लेकिन उस एक्शन का कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं रहा। 2-4 रोज के बाद में वही स्टॉकेज दोबारा से फिर वही काम कर रहा है, पैसे देकर उधर से सेटलमेंट कर ले अपनी, वही काम फिर दोबारा कर रहा है। वो काला बाजारी रुकी नहीं है। तो कैसे आप क्या खेती करते हैं, क्या उगाते हैं आप? हम धान भी उगाते हैं जी, और नरमा उगाते हैं, और गेहूं और सरसों। अच्छा, तो पूरे साल आपकी मेहनत करते होंगे अपने खेतों में? हाँ, पूरे साल। क्या पूरे साल कैसे क्या करते हैं? जब धान होता है, धान को कहाँ पर बेचते हैं? मंडी में आप ले जाते हैं? मंडी में ले जाते हैं धान को, वहाँ गेट पास काटा जाता है। तो गेट पास अगर हमारे पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा का विवरण नहीं है ना, तो हमारी फसल 400-500 रुपये MSP से कम बिकती है, क्योंकि हर एक आदमी मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं करवा पाता। कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कई नाम की दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से अगर वो सरकार को बेचे, या तो बिके नहीं उसकी, अगर किसी दूसरे के खाते में अगर वो बेचता है तो वो पैसे की दिक्कत आ जाती है उसको, तो उसको 400-500 रुपये MSP से कम बेचना पड़ता है। किसानों को इस सरकार ने हर तरह से लूटा है। हम जिस टाइम फसल को पकाकर मंडी में ले जाते हैं, उस टाइम भी नमी के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। जैसे हमारा धान 17 मॉइस्चर पास है, अगर हमारे धान में 19-20 भी नमी है तो 4-5 किलो काट कर मिलर को धान बेचा जा रहा है। वो तब वो धान कैसे ठीक हो जाता जब किसान उसका काटा कटवा देता। उसी के नाम पर 5-7 हज़ार रुपये कम होता है धान, और फिर वो पैसे में दिक्कत आती है। टाइम पे पैसा नहीं देते, भाई उधर फंसा हुआ है, उधर तुम्हारा नाम ठीक नहीं है, उधर वो गलत है। तो इस प्रकार से, और जो ये बताते हुए हमें लागत का 1.5 गुना देते हैं। इस जैसे हम यहाँ PR धान उगाते हैं, PR धान में मामूली 30,000 रुपये खर्चा जाता है, तो 30,000 खर्चे में हमारे को उसका 1.5 गुना अगर चाहिए तो हमारे को कम से कम भी आज के रेट में 3,000 रुपये धान होना चाहिए। लेकिन हमारा धान आज 2315 रुपये क्विंटल इनका MSP है अभी धान का, तो वो कहाँ हुआ 1.5 गुना उसका तो 1.5 गुना 30 दूनी 60-75 हज़ार का धान होना चाहिए 1 एकड़ में, लेकिन हमारे धान 45-50 हज़ार का धान मुश्किल से जाएगा। तो ये तो 2 गुना भी नहीं हुआ MSP से, जो सरकार का भाई इसकी हम लागत को 1.5 गुना कर देंगे। इसी प्रकार से गेहूं का हाल है। गेहूं का MSP अभी हमारा था 2275 रुपये, तो हमारा 40,000 रुपये का गेहूं पड़ता है, लेकिन खर्चा आ जाता है हमारा 20,000 रुपये 1 एकड़ में। तो इस हिसाब से हमारा MSP 3,000 होना चाहिए गेहूं का भी, लेकिन 700-800 रुपये वो भी कम है। तो इस प्रकार से किसान दुखी हो चुका है और इस सरकार को बदलना चाहता है। अच्छा, ये बताइए किसान भाई, जैसे पूरे साल का आप लोग लागत लगाते हैं, तो क्या साल में लागत भी आपको नहीं मिल पाता है? फिर घर परिवार का खर्च आप लोग कैसे चलाते हैं? घर परिवार का खर्च हम इस प्रकार से चलाते हैं, जैसे 8-10 पशु रखते हैं, उनका दूध भी बेचते हैं, लेकिन दूध का भी हमारे को प्रॉपर भाव नहीं मिल रहा है। अब जैसे दूध का उत्पादन इस टाइम में अच्छा होता है, इस टाइम में भाव है 70 रुपये लीटर, लेकिन जिस टाइम ये कम हो जाएगा सर्दी के मौसम में, उस टाइम ये 100 रुपये लीटर हो जाएगा दूध। तो हम अपने पशु रखते हैं, वो बेच कोच कर और कुछ ये लोन के द्वारा हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लोन लेकर। हर जमींदार का KCC मिलेगा, हर जमींदार के सोसाइटी का कर्जा हर किसान के ऊपर है। अभी ये बताइए, परिवार में कौन कौन है आपके? हाँ, मेरे परिवार में मैं, मेरी माताजी और एक 18 साल का लड़का है मेरा, जो +2 क्लास में अभी पढ़ाई कर रहा है। आगे उसने बड़ी क्लासेज में भी जाना है, उसके पढ़ाई पे भी खर्चा भी बढ़ेगा। तो वो खर्चा उठाने के लिए हमने महाजन से कर्ज लेना पड़ता है, या जो फसल बिकती है हमारी उसके अंदर से हमने कुछ ना कुछ निकाल के या और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो फिर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए वो ये जमींदार तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो लागत लगती है वो लागत भी नहीं मिल पाता है, मुनाफा की तो बात छोड़िए। ये बताइए, ट्रैक्टर क्या आपने नगद में लिया या कैश में लिया?
नगद ट्रैक्टर फाइनेंस पे लिया है सर, और 18% वो ब्याज लेते हैं हमारे से, और वो छठे महीने हमने किस्त भरनी पड़ती है। साहूकार से ब्याज पैसे ले करके जैसे तैसे किस्तें पुगाते हैं। गवर्नमेंट तो कोई मदद करती नहीं ट्रैक्टर लेने में। मतलब हमारा हर जगह शोषण हो रहा है। चाहे कोई भी औजार ले लें, कोई भी काम कर लें, तहसील में जाएं, मैं मेरी जमीन मेरे बेटे के कराऊं तो मेरे को प्रति एकड़ 8 से 10 हजार रुपए की मांग की जाती है, मतलब दलों के द्वारा। आदमी वो मेरा काम नहीं होता। किसी भी कार्यालय में चले जाएं, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बच्चे हमारे ले दे के जैसे तैसे पटा के मर पट के करते, फौज में चले जा करते, वहां अग्निवीर लाकर हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया। तो पशु कितना आपने रखा है? पशु हमारे 5-6 पशु हैं, दूध बेच के अपनी रसोई चला रहे हैं। ठीक है, मैं पेंशन लेता हूँ, मैं खुद पूरा महीना पूरा नहीं पार कर पाता। तो ये मेरे जो भाई है ना, ये बैठे मेरे साथ, ये तो कोई इनके आमदनी भी नहीं, इनकी तो बुरी हालत है। इनका रोज ही हाथ ऐसे रहता है महाजन की तरफ, कुछ मदद करो। हमें मतलब एक तरह से हमारे को भिखारी बना दिया इस सरकार ने। हमारा आर्थिक शोषण देके करके इन्होंने कमर तोड़ दी। और इस 10 साल में जो आर्थिक शोषण हुआ है नहीं, वो 70 साल में नहीं हुआ हमारा, जो इस सरकार ने हमारा आर्थिक शोषण किया है। अच्छा, हर तरीके से शोषण किया है। मतदान की तारीख में बदलाव हुआ, आपको क्या लगता है इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होने वाला है, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसा है जी, 10 साल से इनकी सरकार थी, चाहे मतदान एक भी न पहले ले जाओ चाहे पाछे लिया हो, कोई फर्क नहीं होगा। हमारा जो इन्होंने प्रताड़ना की है, हमारी हर तरह से इन्होंने ऐसी की तैसी करके रख दी। हमारी बेटियों को, हमारी इज्जत को इन्होंने उधर जंतर मंतर पर घसीटा। हमारी बेटी शिक्षा डागर जो कोच थी, उसका खेल मंत्री ने, सरकार के खेल मंत्री ने शोषण किया। उसके बाद खट्टर साहब विधानसभा में बोलते हैं ये नहीं हटेगा, हम हटाएंगे, हम हरियाणा के लोग उसको उठाएंगे, एक भी वोट नहीं देंगे, हारेगा, और उसको अब टिकट भी नहीं दी। तो इन्होंने हर तरीके से हमारा शोषण किया, हमारी इज्जत को लूटा, हमारी खेती पर इन्हें हमला किया, हमारी जमीन पर हमला किया, हमारी रोटी पर हमला किया। ऐसा निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी। हम इसलिए बदलाव को वोट देंगे। बड़ा ही मशहूर गाना है, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अगर जहां तक संजय राउल कैमरामैन के कैमरे से अगर आप देखिए तो पूरा हरियाली आपको दिखेगा। ये धान की फसल है और कुछ दिनों में ये तैयार भी हो जाएगी। किसान भाइयों ने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से इंद्र देवता ने मेहरबानी की, पानी यहाँ पर बरसात हुई, उसके बाद ये फसल जो लहराई है। हालांकि पानी का व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं किया गया, सरकार की तरफ कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और मेरी बाईं तरफ देखिए लहलहाता ये बाग है अमरूद का। यहाँ पर अमरूद, जामुन, घिया की भी यहाँ पर खेती होती है। ये खेती इसलिए भी होती है कि जो दिहाड़ी मजदूर है उनके पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन भी है, जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलता है वो यहाँ हरी सब्जियों को काटते हैं, फिर शाम में ले जा करके ये बेचते हैं। किसानों का यह भी कहना है कि हर 5 साल बाद चुनाव तो होता है, लेकिन नेता सिर्फ 5 साल बाद ही दिखते हैं, चुनाव के वक्त ही देखते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और किसानों का आज़ादी के बाद से शोषण होता रहा है और हो रहा है, लेकिन इस बार ये अपना शोषण नहीं होने देंगे। इनका कहना है कि जब तक इनके बारे में कोई ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आएगा जो इनकी हित की बात करे, वो वोट नहीं करेंगे। यानी इनका ये भी मन है कि अगर कैंडिडेट सही नहीं है तो इनका वोट नोटा को भी जा सकता है। नारनौल विधानसभा जहां अपने कैमरा पर्सन संजय राउल के साथ आया और गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। सड़कों की स्थिति खराब है। गांव वालों को यह भी कहना है कि सड़कें तैयार नहीं है और बरसात के मौसम में सड़कें पूरी तरह से खराब हो जाती है। आश्वासन कई बार दिया गया नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन बदहाल स्थिति है। आपको यह भी बता दें कि इस बार का जो चुनावी फैक्टर है, किसान का ट्रैक्टर कितना साबित होगा, यह भी देखने वाली बात इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने यहां से अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। और इस बार कड़ी टक्कर जो है नारनौल विधानसभा में देखने को मिल रही है। हालांकि शहरी
इलाका यानी नारनौल का शहरी इलाका का क्या हाल है वो हम आपको भी दिखाएंगे। लेकिन ग्रामीण इलाकों की जो बात हमने आपको बताई कि किसान पूरी तरह से परेशान हैं। उनका ये कहना है कि लगातार वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कर्ज भी ऐसा कि ब्याज बढ़ता जा रहा है। नारनौल विधानसभा से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। खबर मतलब न्यूज़ 24।